तो नेक्स्ट थिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के 4 टाइप होते हैं: डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इनमें से थर्ड और फोर्थ वाला हमें नहीं पढ़ना, बस हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, पहले 2 हमें पढ़ने हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इनके ही एक एक नाम और होते हैं। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से एंड इट इज़ डिफाइंड एज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है। जैसे मान लिया ये ए वेक्टर है, तो एंगल निकालने के लिए हमेशा आपको बताया गया है टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। तो इसके टेल पे कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर रखा, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल हो गया उसको बोलेंगे थीटा। ठीक है, तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। जैसे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, किसी ने बोला इफ़ ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 4 एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है हमने, यही डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। मैं बार बार बता चुका हूँ कि मॉड ए को ही हम ए लिख सकते हैं, मॉड बी को ही हम बी लिख सकते हैं। तो जब भी मैं ए बी लिखूँ तो आप समझ जाओ कि मैं मॉड ए मॉड बी लिख रहा हूँ। तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी का वैल्यू हो गया 4, 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री, थीटा की जगह डाल दिया 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, ये तो आपको 10th क्लास में टेबल याद कराया गया था, उस टेबल से आया। ठीक है, तो 3 इंटू 4 इंटू हाफ वैल्यू कितना आ जाएगा 6 यूनिट्स। इस तरीके से ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 1 बाई 1 वो देख लेते हैं अपने। ठीक है, तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब पहले किसी को भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वैल्यू आना है वो तो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा ही आना है ना। तो वो तो एक नंबर आना है, स्केलर आना है। तो उसमें आपको पता है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो एक ही बात है। तो इसी को आप बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर पहले लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी 2, आई जे के कैप की बात कर लेते हैं। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इनके बारे में सबने सुना है कि ये तीनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, सबको पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप। ठीक है, चलो ये बनाना तो क्या है, आपको समझ आ ही गया है, पता ही है सबको। ठीक है, आई कैप किधर होता है, जे कैप किधर होता है, के कैप किधर होता है। तीनों यूनिट वेक्टर हैं। आपको ये तो पक्का पता होगा कि मॉड आई कैप मॉड जे कैप बराबर मॉड के कैप, इन तीनों का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यदि मैं ऊपर वाले फॉर्मूला से आई कैप डॉट आई कैप, जो मैंने ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला देखा, उसमें ए का काम, ए वेक्टर
का काम आई कैप से कराएं, बी वेक्टर का काम भी आई कैप से कराएं तो आएगा मॉड आई कैप इंटू मॉड आई कैप इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे पता है कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों आई कैप तो सेम ही डायरेक्शन में पॉइंटेड होंगे ना। तो इसलिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, मॉड आई कैप का वैल्यू भी 1 कॉस 0 डिग्री 1, तो आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो इससे क्या पता चला कि आई कैप डॉट आई कैप हो, चाहे जे कैप डॉट जे कैप हो, चाहे के कैप डॉट के कैप हो, ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इनका खुद से मल्टीप्लाई करने पे दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। बिल्कुल सेम तरीके से आप निकाल सकते हो ये वाली बात। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 2 हो गया, याद रखना है अपने को। फिर प्रॉपर्टी 3, अभी हमने एंगल की बात करते हैं। हाँ, अभी हम एंगल की बात करते हैं इसके बाद। जैसे अगर अपने को ये बोला जाए कि इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, और सबको पता है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो ए और बी का वैल्यू जो मर्जी होता रहे, इनके प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें समझ में आई, उस बात को लिख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ आ गई। अच्छा, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, तो यहाँ से अब इसके रिवर्स की बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो क्या उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो चेक करते हैं। मान लिया कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। ठीक है, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाए तो क्या थीटा 0 होगा। चेक करते हैं, इसका वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा, वैल्यू डाल दिया बराबर 0। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो पक्का ए बी कॉस थीटा 0 होगा। अब यहाँ से ये पूरा वैल्यू LHS पे जो लिखा हुआ है इसको 0 बनाने के लिए मेरे को चाहे तो ए 0 हो जाए, चाहे तो बी 0 हो जाए, चाहे तो कॉस थीटा 0 हो जाए, तीनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर हमें ये वाली बात समझ में आ रही है तो यहाँ से हम ये वाली बात कि कॉस थीटा 0 होगा ये सिर्फ और सिर्फ तभी इम्प्लाई कर सकते हैं ओनली इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर मॉड ए और मॉड बी 0 नहीं होगा तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ए डॉट बी 0 है तो फिर कॉस थीटा 0 होगा। ठीक है, अगर मॉड ए मॉड बी में से भी कोई 0 हो गया तो फिर कॉस थीटा कुछ भी हो, है ना। मतलब अगर ए 0 हो गया तो ए बी कॉस थीटा तो भी 0 हो जाएगा। मतलब थीटा 90 हो चाहे नहीं हो, फिर ज़रूरी नहीं है कि ए डॉट बी 0 होने पे कॉस थीटा भी 0 हो जाए। अगर ए या बी में से कोई एक नल वेक्टर हो गया तब भी तो 0 हो सकता है ना। लेकिन अगर हम पहले ही ये कंडीशन लगा के चलें कि ए और बी नल वेक्टर नहीं है, दे आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, तो फिर अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तब फिर पक्का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 हुआ होगा अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला एक सेकंड नोट हो गया। इस बात को भी अपने नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बात है ये कि इसी का कन्वर्स है कि इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0 देन फॉर नॉन ज़ीरो vectors a vector and b vector there नहीं, the angle between them will be 90 degree।
विल बी 90 डिग्री, ये बात पक्की होगी। ठीक है, तो इसी बात पे चलते हुए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। इसी स्टेटमेंट पे चलते हुए जैसा कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 देखा था यहाँ पे, वैसे ही भी प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बना लेते हैं यहाँ पे कि मेरे को पता है कि आई वेक्टर वो किसके परपेंडिकुलर है, जे वेक्टर के, एंड यानी आई कैप जे कैप, सॉरी जे कैप किसके परपेंडिकुलर है, के कैप के, एंड के कैप किसके परपेंडिकुलर है, आई कैप के। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आई कैप के साथ जे कैप ले लो, या आई कैप के साथ के कैप, या के कैप के साथ आई कैप, कोई भी तीन दो का पेयर ले लो। ठीक है, तो आपस में सारे परपेंडिकुलर हैं क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये अपने को पता है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में एंगल तो 90-90 होगा। इसका मतलब सीधा सीधा एक बात समझ में आई कि नहीं आई कि आई डॉट जे और जे डॉट आई ये दोनों बराबर होते हैं। अभी हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी यही देखा था कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है ना, ये प्रॉपर्टी देखा था ना हमने, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई तो होगा ही, तो बिकॉज ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसी बात पे चलते हुए, इसी स्टेटमेंट पे, इसी लाइन पे चलते हुए हम ये बोल सकते हैं कि आई कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। और हम ये वाली बात भी बोल सकते हैं कि जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट जे कैप, ये भी ज़ीरो होगा, है ना। तो ये तीनों ज़ीरो होंगे, मतलब आई कैप का जे या के में से किसी के साथ भी डॉट ले लो तो वो ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर आई कैप के साथ डॉट लिया तो वो 1 आएगा। आई कैप का जे कैप के साथ डॉट लिया तो 1 आएगा। के कैप के साथ डॉट लिया तो 1 आएगा, लेकिन किसी और के साथ ले लिया तो वो 0 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 5 हो गया। प्रॉपर्टी 6 इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा है अगर अपने पास, तो अपने ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर सकते हैं, मतलब ए को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब पहले ए का डॉट ले लिया बी के साथ, फिर ये जो बीच में साइन लगा है, ये बी और सी के बीच में जो साइन है वही वाला साइन यहाँ पे आएगा, फिर ए का डॉट लेना है सी के साथ, इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया अगर मेरे को बोले आई कैप डॉट आई कैप प्लस के 2 जे कैप, अच्छा एक सेकेंड, 2 जे कैप भी क्यों, आई कैप डॉट जे कैप ले लिया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, आई कैप का डॉट पहले आई कैप के साथ, फिर आएगा आई कैप का डॉट जे कैप के साथ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 + 0, तो आंसर आ गया 1। तो बिकॉज इसका वैल्यू हमेशा स्केलर आता है, ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेने पे हमेशा जो आंसर आएगा वो एक स्केलर वैल्यू आएगा, मतलब वो अपने आप में वेक्टर नहीं होगा। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने पे जो आंसर आएगा वो हमेशा एक स्केलर वैल्यू आएगा, इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मेरे को ये लिखा हो आई कैप प्लस जे कैप का मल्टीप्लाई करना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, तो 1/1। ठीक है, पहले तो इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, वो 2 टुकड़े क्या है कि सबसे पहले आई कैप का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं आई कैप, फिर डॉट बीच में लगा के आई कैप प्लस जे कैप, जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना 8th-9th क्लास में, बिल्कुल वैसे, फिर प्लस जे कैप के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई, पहले आई कैप के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई, फिर जे कैप के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई। आई कैप डॉट प्रोडक्ट लेना है, ध्यान रखना, जे कैप प्लस के कैप। एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, अब एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव और लगेगा, फिर ये इन तीनों को फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब आएगा अपने पास आई कैप डॉट आई कैप प्लस आई कैप डॉट जे कैप होता है 0, प्लस आई कैप डॉट के कैप होता है 0, प्लस जे कैप डॉट आई कैप होता है 0, प्लस जे कैप डॉट जे कैप होता है 1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो
प्लस जे कैप डॉट के कैप होता है 0, तो अपने पास वैल्यू क्या बचा 1 प्लस 0 0 0, ये सारे 0, फिर ये जे कैप डॉट जे कैप ये 1, तो आंसर आया 2। इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी 6, अच्छा प्रॉपर्टी 6 शायद हो गया, प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 ये कहता है कि अगर ए वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट हो k1, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए किसके साथ, कोई k2 टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। ये k1 k2 दोनों स्केलर कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, k1 k2 को आप बाहर निकाल सकते हो, उसके साथ k1 k2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या मतलब हुआ कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको लिखा गया है कि 2 ए वेक्टर डॉट 3 बी वेक्टर, ये लिखा गया, तो आप इसको लिख सकते हो 6 टाइम्स ए बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मान लिया यदि आपको लिखा गया है ए वेक्टर डॉट 5 बी वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो 5 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। यदि आपको लिखा गया है 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो 2 ए वेक्टर, ठीक है, डॉट 3 बी वेक्टर, या फिर आप इसी को लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट 6 बी वेक्टर, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 3 ए वेक्टर डॉट 2 बी वेक्टर, या आप इसी को लिख सकते हो 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये सारी बातें सेम ही है, ठीक है। जैसे किसी ने बोला -4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट -4 बी वेक्टर, ठीक है। चाहे वो कांस्टेंट नेगेटिव हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 ए वेक्टर डॉट -2 बी वेक्टर, तो भी चलेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ बराबर ही आने वाली है। या फिर आप इसको लिख दो 4 ए वेक्टर का डॉट, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दोनों के ऊपर इसीलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, इक्वल टू -4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिख दो तो भी सही है। तो ये सारे के सारे लिखने के तरीके सही हैं, ठीक है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। कैसे भी लिख दो, स्केलर को आप किसी के साथ भी, वेक्टर्स इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, एक में से निकाल के दूसरे के पास भेज दो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इस लाइन पे चलते हुए हमें क्या समझ में आया, इस लाइन पे चलते हुए हमें समझ में आया कि ए वेक्टर बी वेक्टर की जगह अगर अपने पास आई कैप जे कैप हो तो क्या होगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 आई कैप का डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 आई कैप डॉट आई कैप पहला, फिर ये बनेगा 2 प्लस 2 आई कैप डॉट जे कैप, फिर बनेगा प्लस 4 आई कैप डॉट के कैप, और अपने को पता है आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 होता है, तो ये बचेगा 6, प्लस आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, प्लस आई कैप डॉट के कैप 0 होता है, तो आंसर आया 6। इसी लाइन पे चलते हुए हम ये कर सकते हैं 6th एग्जाम्पल। मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है आई कैप -2 जे कैप, इसका डॉट लेना है मेरे को 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप के साथ। तो मैं क्या करूँगा पहले, सबसे पहले इस आई कैप का इस पूरे के साथ, ठीक है, फिर इस जे कैप का इस पूरे के साथ। तो मैं इसको तो पहले सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, आई कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, फिर ये क्या है विद साइन लगाना है इसको -2 जे कैप, ठीक है, फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इस तरह से। फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, ये इसको फिर इसको फिर ये इसको एंड ये इसको, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया तो अपने पास बचेगा 2 आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस 3 आई कैप डॉट जे कैप, -4 आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, एक ही बात है, -6 जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। तो ये वाला टर्म बचेगा,
ये ज़ीरो हो जाएगा, सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और ये फर्स्ट और फोर्थ वाला बचेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा 2i डॉट आई कैप माइनस 6j डॉट जे कैप। तो अपने पास आंसर क्या आया, 2 माइनस 6 बराबर 4। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई। वो इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आई, ध्यान देना ज़रा, ठीक है। जब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था आई कैप माइनस 2j को 2i प्लस 3j से, तो देखना मेरे पास सिर्फ वही टर्म फाइनल आंसर में बचे हैं जिसमें आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ ये वाली बात का यूज़, क्योंकि मुझे पता है बाकी सारे तो जीरो हो ही जाने हैं। तो सिर्फ मैं डायरेक्टली वही लिखूँ जिसमें आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सारे तो अपने आप जीरो हो जाएंगे। तो मेरे को शॉर्टकट मेथड मिल गया। तो मैं क्या करूँ, आई कैप वाले टर्म का डायरेक्ट आई कैप वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ और किसी के साथ करूँ ही नहीं। मतलब जे कैप के कैप और कोई पड़े हैं तो उनको इग्नोर कर दूँ। आई कैप का मल्टीप्लाई सिर्फ किसके साथ करूँ, आई कैप का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले आई कैप का सेकेंड वाले 2i कैप के साथ करूँ, डॉट 2i कैप। फिर जो -2j है, -2j है, उसका मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँ, सिर्फ और सिर्फ 3j के साथ, 3j के साथ। तो देख लो डायरेक्टली आंसर वही आ जाएगा अपने पास, 2 माइनस 6 बराबर -4। अच्छा सॉरी, ये नीचे भी माइनस आएगा, ये -4 आ गया। आई होप आपको बात समझ आ गई है कि क्या करना है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 7 है, जैसे किसी ने बोला आई कैप प्लस 2j प्लस 3k आ गया, इसका डॉट लेना मुझे आई कैप माइनस जे प्लस 2k के साथ। तो मैं सीधा सीधा आई कैप वाले टर्म का आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आई कैप डॉट आई कैप होता है 1। फिर सेकेंड जे का जे के साथ करूँगा तो 2 प्लस का 2 और माइनस का 1 मिलके हो जाएगा माइनस का 2, जे कैप डॉट जे कैप होता है 1, ठीक है। तो वो तो 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा। फिर थर्ड बचा के कैप वाले टर्म का के कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 प्लस का 3 प्लस का 2 मिलके प्लस का 6 हो गया, और के कैप डॉट के कैप हो गया 1। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आया देखो 5, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड हमें मिल गया इसको सॉल्व करने का। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर अपने पास आ गया आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, फिर आया माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो आई कैप वाले टर्म का आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया -2, जे कैप वाले टर्म का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 3, फिर के कैप वाले टर्म का के कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, तो आंसर आ गया -1। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो कितनी जल्दी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में अगर कोई वेक्टर लिखे हों तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना आ गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कितनी होगी, प्रॉपर्टी 7 होगी, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 8 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यदि किया जाए तो दैट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। हमेशा आएगा ये मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। कैसे आया वो आप देख सकते हो। एंगल तो 0 डिग्री होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ए इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो ये बचेगा मॉड ए इंटू मॉड ए। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। तो ये रिज़ल्ट हमने याद कर लिया, ये वाली बात याद रखनी है, और इस बात का बड़ा यूज़ करेंगे हम आगे चल के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखनी है वाली बात कि अगर मेरे पास कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मेरे को किसने बोला मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा, अगर मॉड ए के स्क्वायर को मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, देखना सॉरी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये अपने आप में किसी भी वेक्टर का स्क्वायर हो, चाहे वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूरा वेक्टर हो, चाहे वो
सिंगल एक ही वेक्टर लिखा हो, तो कोई भी हो, ये अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी तो अपने आप में एक वेक्टर ही हुआ ना। तो इसको भी तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये वाला वेक्टर इसका किसके साथ, खुद के साथ ही डॉट अगर मैं ले लूँ तो इसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। इसी के आधार पे एक इनइक्वालिटी आपको पढ़ाया गया था, वो इनइक्वालिटी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखना ज़रा, अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ए का डॉट लिया ए के साथ, ए डॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव लो इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस बी का ए के साथ, फिर बी का बी के साथ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट ए अभी आपको बताया मॉड ए का स्क्वायर होता है, प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी को लिख सकता हूँ मॉड बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या आपको? 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पे ए बी कॉस थीटा डाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल डाल सकता हूँ। ये तो आपको याद करो, जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था तो यही फॉर्मूला हमने दूसरे तरीके से डिराइव किया था। तो ये देखो, ये डॉट प्रोडक्ट से भी आ जाता है। तो मैंने बताया था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही तरीके से माइनस वाला फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या काम आया, ठीक है, बेसिकली क्या काम आया, अगर हमें किसी वेक्टर का हमें मतलब डॉट वॉट कुछ नहीं दिया हुआ, एंगल वेंगल कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज़ क्या हुआ वो मैं साइड में बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। वो यूज़ ये हुआ कि यदि आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी दे दिया, ठीक है, मान लिया किसी ने बोला इसका वैल्यू 5 है, ठीक है, और किसी ने बोला मॉड ए का वैल्यू 3 है, मॉड बी का वैल्यू जो है 4 है, तो किसी ने बोला सीधा सीधा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। अब किसी ने एंगल वेंगल तो दिया नहीं, फिर ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने यही सीखा है इस डेफिनेशन के हिसाब से कि ए डॉट बी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है अपने को, ए मॉड ए चाहिए होता है, मॉड बी चाहिए होता है, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता है। तो फिर अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है ना, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं डायरेक्टली ए डॉट बी निकाल सकता हूँ, सिर्फ मॉड की हेल्प से, बिना एंगल पता किए हुए। देखना ज़रा, मैं ये वाला फॉर्म अगर यूज़ करूँ तो यहाँ पे देखना मॉड ए प्लस बी आ रहा है, मॉड ए आ रहा है, मॉड बी आ रहा है, और ए डॉट बी आ रहा है, तो जो कि हमें पता करना है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ए डॉट बी का वैल्यू पता कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया इस फॉर्मूला का क्या एप्लीकेशन है। अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में डालूँ तो मेरे पास क्या आएगा वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 5 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। देखो कुछ समझ में आया? तो यहाँ से आप ए डॉट बी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर केस में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। अब मुझे कैसे पता चला ये परपेंडिकुलर है? क्योंकि मुझे ये तो दिख ही रहा है ना कि मॉड ए और मॉड बी 0 नहीं है, इसका मतलब नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। तो अगर ए डॉट बी 0 हो गया तो पक्का दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अगर खाली ए डॉट बी पूछा गया है तो फिर आप बोलो आंसर 0 है। अगर किसी ने पूछ लिया एंगल निकालो दोनों के बीच का, तो आप एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। एंगल निकालना है तो फिर ये पूरा यूज़ कर लो, नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये छोटी सी जो स्टेटमेंट लिखी है मॉड ए डॉट बी ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये बड़ी ही यूज़फुल स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखें, ठीक है।